वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं पेपर 1 के भाग 1 से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न के उत्तर। और आज फिर आपका मेरे चैनल माई लाइफ माई वे पर स्वागत है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। डैश के अंतर्गत बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो स्टेनबर्ग का त्रितंत्र का जो सिद्धांत है उसमें हम ये देखते हैं इस ऑप्शन में से सामाजिक नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर सामाजिक होगा क्योंकि ये अतिरिक्त बोला गया है। और स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र के सिद्धांत में जो दिया है उसे पीसीए के नाम से हम जानते हैं। तो सामाजिक ये अलग है जो उसके अतिरिक्त उसमें है बुद्धि के सिद्धांत में। दूसरा देखते हैं, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। तो हावर्ड गार्डनर के 8 बुद्धि के सिद्धांत हैं, तो किस चीज़ पर ये बल देते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। गार्डनर ने प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सिद्धांत दिया था। हर व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण योग्यता होती है। 3 नंबर देखते हैं, थ फ च ध्वनियाँ हैं। तो थ फ च ध्वनियाँ रूपिम है या लेखिम है, शब्दिम है या स्वनिम है? तो हम जानते हैं ये स्वर ध्वनियाँ है, इसीलिए ये स्वनिम होगा। अगला देखते हैं 4 नंबर, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को, जहाँ पर ये भेद ना आए कि लड़के या लड़कियों के अंदर के बीच अंतर स्पष्ट हो रहा हो, तो उससे बचने के लिए यानी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे उस तरफ ये संकेत हो कि लड़कियां लड़कों से अलग है या लड़के ये कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। दूसरा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि अच्छे लड़की वर्ड जब हम या लड़का वर्ड जब हम संबोधित करते हैं मतलब हम ये उनके जेंडर के भेद को दिखा रहे हैं। तीसरा देखते हैं, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना या निरुत्साह करना है जो है ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़कों वर्ड अगर आ गया, लड़कों को अलग से कोई काम कराया जाए तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर यह 1 नंबर हम देखते हैं। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि सही सटीक आंसर खोजने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कौन सा नहीं होगा। तो नहीं को जब हम खोज लेते हैं तो कौन सा सटीक आंसर उसे हमें खोजने में आसानी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत जो हर एक के अंदर जो भिन्नताएं हैं अंतर है उसे पूरा करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों की निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, और व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं ये 3 नंबर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यानी एक एक व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है उसे देखने के लिए, तो वह क्यों योग्य है और क्यों अयोग्य है इसे पूरा करना चाहिए। 6 नंबर देखते हैं, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तीसरा देखते हैं, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। ये फर्क हम नहीं कर सकते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा, क्योंकि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। पहला ऑप्शन है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए इस पर,
शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। इसका आंसर होगा ये 2 नंबर, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन इस बात पर बल देता है कि किस तरह रिकॉर्ड किया जाए और उस स्थिति को सुधारा जाए। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन। पहला ऑप्शन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। इस तरह हम देखते हैं ये आंसर नहीं होगा। जवाबदेही कम कर देता है, मानकों के लिए बाधा उत्पन्न करता है, ये नेगेटिव बातें जाती है, इसलिए इसका आंसर ये 3 नंबर ही सही होगा। 9 नंबर देखते हैं, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत। इसमें तत्परता की ओर संकेत करना, थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत, इसमें अनेक बातें आ जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। सीखने की तत्परता उनके शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करता है। 10 नंबर देखते हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा। इस तरह के किसी को संकेत करना कि वह विकलांग है। दूसरा देखते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, कक्षा में ही कोई वैकल्पिक, इन्हें भी अलग अगर किया जाए सारे बच्चों से तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। और चौथा, पोलियोग्रस्त बच्चे अभिज्ञान, यहाँ पर फिर उसकी कमी की तरफ इशारा किया गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस हिसाब से आंसर इसका 3 नंबर होगा कि मोहन को ये प्रोत्साहित करके कहा जा रहा है कि आप भी खेल के मैदान में ज़रूर जा सकते हैं। अगर ये संकेत है कि अगर नहीं जा सकते तो आप अपनी बैसाखियाँ का प्रयोग कर सकते हैं। 11 नंबर देखते हैं, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किस चीज़ के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सके के अतिरिक्त, यहाँ पर एक चीज़ को छोड़ के, तो सेरेब्रल डिफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न और सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पर आंसर होगा सांस्कृतिक कारण, क्योंकि ये एक वैयक्तिक ये समस्याएं हैं जिसके कारण उत्पन्न हो सकती है अधिगम अक्षमता। तो किसके अतिरिक्त बोला गया, इसलिए सांस्कृतिक कारक। 12 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करते। चारों अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका आंसर 1 नंबर ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 1 नंबर, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है कि जो विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, उन्हें सभी बच्चों के साथ ही अपने कोर्स को पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर, डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। किस चीज़ के कारण प्रतिभाशालीता होती है? आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, 1 और 2 का संयोजन, मनोसामाजिक कारकों। तो इसका आंसर ये दोनों ही होगा सही। दोनों, आनुवंशिकता भी इसमें मायने रखती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा भी उसमें या आसान कर देता है बच्चे के लिए सीखने की क्षमता या प्रतिभाशालीता को वो विकसित करने में। अगर माहौल वो पहले से मिल जाए
तो उसे सुविधा होती है किसी भी बच्चे को, इसीलिए 1 और 2 का संयोजन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये नहीं होगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये भी नहीं होगा। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये ऑप्शन हमें पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये इसका आंसर ये नहीं है, इसलिए ये चौथा आंसर होगा। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। 16 नंबर, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो अधिगम निर्योग्यता जिसे हम कहते हैं वो है डिस्प्रेक्सिया, ये एक सीखने की अयोग्यता है। 17 नंबर हम देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा यह एक चर अवस्था है, क्योंकि यह बदलती भी रह सकती है, इसमें बदलाव हो सकता है। अगर निर्योग्यता है जो वो बाद में वो उतना ना रहे, योग्यता में वो धीरे धीरे बदल जाती है, इसलिए यह एक चर अवस्था है। 18 नंबर देखते हैं, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। के अतिरिक्त यहाँ एक जो नहीं होगा उसे छोड़कर हमें बताना है। पहला हम पढ़ते हैं समस्या की पहचान, ये समस्या समाधान के चरण में आता है। समस्या की पहले पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, आगे हम देखते हैं संभावित युक्तियों को खोजना, परिणामों की आशा करना। तो ये तीनों समस्या चरण की प्रक्रिया में शामिल है, ये भी, इसलिए इसका आंसर होगा इसके अतिरिक्त। समस्याओं को छोटे हिस्सों में नहीं बांटना है। अगला देखते हैं 19 नंबर, एक नंबर, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों में एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। तीसरा देखते हैं, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। और चौथा देखते हैं, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान नहीं होगा, इसलिए कि जब विद्यार्थी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हों, अपने विचारों को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हों, उनके पास जो भी शब्द है तो उस बीच में उन्हें टोका टोकी नहीं करना चाहिए। 20 नंबर देखते हैं हम, सीमा, परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हम देखते हैं, शायद वो अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। दूसरा, शायद वो इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। तीसरा, निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, वह उसके कक्षा अध्यापिका हो सकती है, स्वभाव बहुत कठोर है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आयु का सामना नहीं कर सकती। इसका आंसर ये 4 नंबर है। अगला हम देखते हैं प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना। तो इसका आंसर होगा ये अंतर करना। यह संज्ञानात्मक सूचना के विश्लेषण के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। 22 नंबर हम देखते हैं, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों को पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता हुआ नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, आकलन आधारित शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि इसकी प्रेरणा की जरूरत उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वह
स्वयं अभिप्रेरित है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर होगा। 23 नंबर हम देखते हैं, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा करते हैं कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण। किस अभिप्रेरणा के कारण? पहला देखते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबद्ध होने के लिए, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो इसका आंसर ये 1 नंबर होगा। हम ये जानते हैं कि बच्चों के साथ अगर हम उन्हें टोका टोकी करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, इसीलिए अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए वे अपनी असंतुष्टि दिखाते हैं। 24 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। जो बुद्धिमान शिक्षक है और उसकी समझ सही है तो किस चीज़ के योग्य वह होगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए। तो अपने शिक्षण अभ्यास से इसमें कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ उसकी व्यक्तिगत बात नहीं की गई है। यहाँ शिक्षार्थियों के साथ संबद्ध उनकी क्रियाएं जो है उसके बारे में जोर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ये 2 नंबर होगा, क्योंकि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में उसके अंदर स्पष्टता होनी चाहिए और यही उसकी बुद्धि और बुद्धि के विकास के बारे में बताता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चौथा, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछा संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला हम देखते हैं 26 नंबर, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण का एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में, तो इसमें से आंसर हमारा देखते हैं हम ये 1 नंबर ही होगा, क्योंकि ये सारी बातें जो आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकलन और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इसका आंसर ये 3 नंबर होगा कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकलन ही सामाजिकरण है। अगला हम देखते हैं 28 नंबर, एक पीटी यानी खेल का शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा सहायक है? तो शिक्षार्थियों को यह बताने कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। तो अभ्यास, खेल के मैदान में कुछ भी सिखाने के लिए अभ्यास ही सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर होगा। 29 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को विकसित करेंगे। तो वह चाहती है कि उसके शिक्षार्थी सभी चीज़ों को आत्मसात करें, यानी अपने अंदर उस चीज़ को ग्रहण करें, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। 30 नंबर देखते हैं, सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है, तो वो अपने आप को उसके अनुकूलित कर चुकी है। इसका आंसर ये 2 नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने 30 और प्रश्न उत्तर लेके आए, तो आपको
ये ज़रूरी है कि अपने परीक्षा के अभ्यास के लिए आप बार बार इन प्रश्न उत्तर को दोहराएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न उत्तर जो है वो बार बार दोहराए जाते हैं सीटेट के परीक्षा में। तो आप बार बार इनको आप दोहराएं। इस वीडियो को आप देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन आप दबा देंगे तो मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।